सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे बजट उपरांत आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री के संबोधन पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यर। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी है श्रोताओं के साथ जुड़ने में। थैंक यू जी। शंकर जी, आज बजट उपरांत प्रथम वेबिनार आयोजित किया गया और इसको संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा बजट के दूरगामी पहलू के बारे में। ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें न केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है, बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। शंकर जी, प्रधानमंत्री ने समझाया, हमें बताया विस्तार में कि कैसे हर बजट एक स्टैंड अलोन बजट नहीं होता है, उसका एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य होता है और हमारा जो लक्ष्य है वो बड़ा स्पष्ट है, 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। तो आप कैसे देखते हैं जो ये दृष्टिकोण है बजट का? आप क्या बजट को किस तरह से समझाएंगे हमारे लिसनर्स को कि ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक नीति निर्धारण करने का एक कहे की कार्य होता है? थोड़ा इसको विस्तार से समझाएं। तो हम लोग देखते हैं कि देश में जब भी बजट होता है तो उस पर बहुत आकर्षित होते हैं लोग। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कारण होता है कि क्या आकर्षण होता है। आम लोगों को लगता है कि कुछ दरें कम होगी, कुछ दरें बढ़ेंगी, उससे क्या फायदा नुकसान होगा। लेकिन बजट जो है वो एक राष्ट्र के जो अकाउंट्स लेखा जोखा होता है जो उससे बढ़ के है, उससे ज्यादा है। और पिछले कई सालों से हम लोग बजट को देखते हैं कि बजट में आगे चल के देश कैसे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी 75 साल जब हुए देश के आजादी के, तो उन्होंने एक 100 साल का लक्ष्य रखा कि जब हम आजादी के 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब कैसे लगेगा देश, किस तरह के होगा देश, लोगों की क्या आपूर्तियां होगी, क्या अपेक्षाएं होंगी, उनकी क्या खुशियां होगी। तो उस पर काम करने के लिए इस बजट में कई सारे कदम लिए हैं। और एक तरह से एक बजट जो अब पिछले 10-12 साल से हम लोग देखते हैं एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें टाइमलाइन है। वो अगले 2 साल में, जैसे कि अभी 2 साल पहले इन्होंने एक प्रोग्राम, एक फंड लॉन्च किया था जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ के करीब उसका अनुदान किया गया। अब उसके आवंटन की तरफ जा रहे हैं। अब आवंटन होगा तो उसमें कैसे होगा, किस तरह के स्कीम्स में जाएंगे, किस तरह के स्टार्टअप्स में जाएंगे, ऐसे है। वैसे ही जो शहरी इलाकों के लिए अर्बन चैलेंज फंड है उसका आवंटन इस साल से होना है। तो इसमें कई सारे, और चूंकि अभी हमारे देश में प्लानिंग कमीशन नहीं है, पहले क्या होता था कि प्लानिंग कमीशन हर 5 साल का एक रोड मैप बना के देता था। अब बजट वो भी काम कर रहा है और जो फाइनेंस कमीशन से जो रिकमेंडेशन आए उसको भी इसमें ढलाया गया है। तो एक तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच है ये। बिल्कुल। उन्होंने इनफैक्ट बोला पॉलिसी जो पैरामीटर्स है कई उन्होंने गिनाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, क्रेडिट फ्लो को ईज करने के क्या स्टेप्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के, और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के। सो आपको लगता है कि ये एक जो बजट है वो एक सूचक होता है कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रबल हो रही है, ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी आ रही है? देखिए, जब प्रधानमंत्री ये जो मार्गदर्शन देते हैं, जब वो सिग्नलिंग करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, तो उनकी अपेक्षा है कि सरकार के सारे डिपार्टमेंट्स, मंत्री वगैरह इसको लेके आगे बढ़ेंगे। एक तरह से ये उनकी इंटेंट है, उनकी नीयत क्या है और उसके पीछे इस नीयत को कैसे अमल किया जाए उसके लिए नीति बनती है। लेकिन इसको आगे चल के राजनीति से हटा के चलाना चाहिए, जैसे कि शिक्षा में क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य में क्या करना चाहिए। और एक जो बात प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं और एक जो सच्चाई है कि हमारे देश में राज्यों के पास जो औजार हैं, जितना एलोकेशन उनको होता है, सभी राज्य मिलकर केंद्र से कई ज्यादा करोड़ रुपए खर्च करते हैं। तो बहुत सारे जो कदम है राज्यों को अमल करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि बताते हैं लोगों को कि ये सब है, ये नीति है, ये नीयत है हमारी, हम ऐसे करना चाहते हैं, वो राष्ट्र में जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी एड्रेस कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं कि आप अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जरूर पूरा कीजिए। तो इस तरह से ये जब हम लोग देखते हैं कि
नीति को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, वो मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कदम है, वेबिनार करते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सोसाइटी के सेगमेंट्स के साथ में, ये एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लोगों के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 2026 एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है विकसित भारत की जर्नी में, बिकॉज एक चौथाई डेकेड खत्म हुआ है और वो चौथाई शुरू हो रहा है जिसमें हम विकसित भारत का लक्ष्य हमने रखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिलियंस दिखाई है भारतीय इकोनॉमी ने कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स के बल पर। सो उन्होंने रिफॉर्म्स एक्सप्रेस के मोमेंटम बने रहने के लिए क्या जरूरी है, इसके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर रिफॉर्म, हर आवंटन, हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए और इसलिए हर साल बजट के बाद होने वाले ये वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा अभी हमने सुना शेखर जी, उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से कहा, आप अभी जो कह रहे थे वही भाव है कि रिफॉर्म्स के इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए पॉलिसी इंटेंट तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने डिलीवरी एक्सेलेंस पर फोकस रखने की भी बात कही। हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो डिलीवरी एक्सेलेंस आप कह रहे थे कि स्टेट्स का भी इसमें बहुत हाथ होता है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है कि इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भी योजनाएं या रिफॉर्म्स बजट में बताए जाते हैं और सही लक्ष्य तक वो पहुंचे, उसका लाभ। देखिए, मैंने किताब लिखी है आधार के क्रिएशन पर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 12 डिजिट रेवोल्यूशन, जो एक 12 नंबर होता है, 12 डिजिट्स का रेवोल्यूशन है वो। और उसके पश्चात जब मोदी जी आए तो उन्होंने उसको एक्सपैंड किया सारे सरकारी कार्यक्रम में। जैसे डिलीवरी होती है, जैसे किसान को पैसे जाते हैं, गृहिणी को पैसे जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो पैसे जाते हैं, जो एमएसएमईज को पैसे, जो जिस तरह के प्रोग्राम्स है वो सारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। तो एक तरह से जो बिचौले थे उनको उन्होंने निकाल दिया। लेकिन एक दूसरी बड़ी इश्यू है देश में, जैसे कि पिछले 5-7 साल में सरकार ने करीब करीब 60 लाख करोड़ के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया है। लेकिन ये जो खर्च है वो अनइवन है, कुछ राज्यों में बहुत अच्छे से इसका अमल हुआ है, कुछ राज्यों में नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को, एफिशिएंसी की बात करते हैं, जिसमें कि पैसे के खर्च को कैसे आखिर के 3 महीने में नहीं पूरे साल में खर्च होना चाहिए, उसकी टाइम लिमिट्स लगाया है उन्होंने। तो राज्यों को उन्होंने ये भी कहा है कि आप अगर कुछ ना कर पाए तो वापस केंद्र के पास आइए, हम उस नीति में जो बदल लाना है वो लाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि राज्यों के जो अधिकारी होते हैं या राज्यों के जो मंत्री होते हैं वो ये फीडबैक नहीं कर पाते हैं। तो प्रधानमंत्री हर बार हर मीटिंग में, सरकारी मीटिंग में मंत्रियों के साथ में आगाह करते हैं मंत्रियों को, अधिकारियों की ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीति और नीयत के बीच में जितना फासला बढ़ते जाएगा उतना असंतुष्टता होती है लोगों में। तो ये बात आज भी उन्होंने उसमें कही है। इनफैक्ट उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, इसके इस्तेमाल से ट्रांसपेरेंसी, स्पीड जिसकी आप बात कर रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी, इनको बढ़ाने पर भी जोर दिया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑन द ग्राउंड क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, यानी कि शिकायत निवारण जो सेवा है, प्रणाली है, वो बहुत मजबूत है और उसको और मजबूत करना जरूरी है। सो आपको लगता है बहुत ही पीपल सेंट्रिक अप्रोच है कि जो भी बजट है उसका पूरा फायदा हमारे देशवासियों तक पहुंचे? देखिए, राजनीति का एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप नेता हैं और आप लोगों के लिए काम करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो वो तब तक उसका निर्वाह नहीं होता है जब तक लोग संतुष्ट न हो आपके ईमानदारी पर, आपके एफर्ट पर। लोग ये नहीं चाहते कि आप 100% करिए, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि आप 100% कोशिश कीजिए। लोग ये चाहते हैं कि आप उनको सुनिए। ये जो ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात प्रधानमंत्री बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय से वो पेपर मंत्रालय तक जाता है, उसके बीच से और लोगों तक जाता है, उसमें काफी फासला हो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है और इसलिए वो बार बार इसको दोहराते हैं कि एफिशिएंसी होना चाहिए, कि ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए, लोगों को अपनी बात
पीछे सरकार तक कि कौन सा स्कीम चल रहा है नहीं चल रहा है ये बताने का हक है। शेखर जी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ाया है। 2 लाख करोड़ रुपए था 11 वर्ष पहले और अब उन्होंने कहा कि 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया है। और उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये प्राइवेट सेक्टर को एक क्लियर मैसेज जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट मॉडल्स लाइए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भी उन्होंने जो अब सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं, चाहे वो सरलीकरण हो प्रोजेक्ट सैंक्शंस का, अप्रेजल टेक्नोलॉजी का या बॉन्ड मार्केट को और विस्तार देने का, उस पर भी उन्होंने बहुत बल दिया और इस सब के लिए एक कोऑपरेशन मांगी सारे स्टेक होल्डर से। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि वो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं और सबके साथ मिलकर लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है कि आदमी जब चलता है दोनों पैर चलते हैं उसके। जब तक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कदम ताल में ना हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ मुश्किल होता है। आप एक टांग पे कितना दौड़ेंगे। लेकिन इस सरकार ने पिछले 5 साल में जो अनिश्चितताएं हैं वैश्विक इकोनॉमी में, जो कोविड के बाद में जो परेशानियां हुई है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है घटा है और जो निवेश का उतार चढ़ाव है, उसको संभालने के लिए सरकार के तरफ से जो खर्चा है उसको कंसिस्टेंट रखा है। उतना मतलब बढ़ाते गए। वो पिछले साल 10 लाख करोड़ था, फिर 11 लाख करोड़, अभी 12 लाख करोड़ है। यही मैं कह रहा था कि पिछले 7 साल में कुछ 60 लाख करोड़ किया है और अगले 7 साल में 70 लाख करोड़ होना है। अब एक पहिया इससे चलता है और प्रधानमंत्री का ये है कि इसका लाभ उठाए। तो सरकार अभी आप पूरी इकोनॉमी में देखिए करीब 54 लाख करोड़ खर्च कर रही है, लेकिन जो राज्य सरकार है वो 60 लाख करोड़ के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को ये कहा जा रहा है कि भाई एक कदम ताल में आइए और निवेश कीजिए, आप कॉन्फिडेंटली कीजिए, आप दबंग होके कीजिए जी। तो सरकार एक तरफ से हम लोग कहें तो कह रहे हैं कि हम बॉडीगार्ड हैं, आप दबंग होइए, और लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वही डर लगा हुआ है अभी भी। इनफैक्ट उन्होंने एक स्पष्ट रिफॉर्म पार्टनरशिप चार्टर की बात करी, जो उन्होंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा विकसित भारत के लिए, जो रिफॉर्म्स को रिजल्ट्स में तब्दील करने के लिए जरूरी है कि सब मिलकर काम करें, अनाउंसमेंट्स को अचीवमेंट्स में बदलने के लिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, नॉलेज सिस्टम सब साथ में काम करें। और उसके लिए उन्होंने ये जो रिफॉर्म पार्टनरशिप चार्टर की बात करी, ये आपको लगता है कि बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच है? देखिए, वो चाहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो लोग हैं, जो छोटे एमएसएमईज हैं, जो होम एंटरप्राइजेस हैं, वो एक तरह से इसमें भागीदारी करें देश की विकास में, उन्नति में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। और बार बार ये कहते हैं कि आपकी जो कमियां, हमारे काम में जो कमियां हमको बताइए, आपके तरफ से जो सरलीकरण होगा वो हम करते हैं। अभी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाइए, एक केंद्र सरकार की रिफॉर्म्स जो लॉस हैं, लेबर लॉस की चेंजेस किए हैं, जो क्रिमिनलाइजेशन है कई सारे लॉस के उसको चेंज किया है। और काम होना है कि जो परमिशन लगते हैं, कई एक पावर प्रोजेक्ट के लिए 116 परमिशन लगते हैं, तो प्रधानमंत्री का कहना है कि इतने परमिशन क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कि इसको कैसे सरल किया जाए। इसी तरह जो चार्टर की बात होती है, वो चार्टर ये है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाती है कि कोई गलत काम न हो, सब लोगों की प्रोटेक्शन हो, जो हम लोग सिक्योरिटी देते हैं लोगों को, वो उनकी आर्थिक सिक्योरिटी भी उसमें इम्पोर्टेंट है, लोगों का पैसा बहा न जाए। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उन्नति करे। तो दोनों का जो कदम ताल है, उसके लिए एक जो समंजस, क्या कहते हैं उसको, एक रिकंसिलिएशन होता है प्राइवेट सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच में, उसकी बात कर रहे हैं वो। और ये केंद्र में तो हो रहा है, लेकिन राज्य सरकारों में बहुत जरूरी है और होना बाकी है जी। सो उन्होंने सभी से आह्वान किया कि जो भी अवसर बजट में दिए गए हैं उनका पूरा फायदा उठाएं और सबके फीडबैक, सबके कोऑपरेशन की उन्होंने कामना करते हुए कहा कि इसी से बेहतर जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेखर जी इस गहन चर्चा के लिए, और जो आज प्रधानमंत्री का संबोधन था पहले बजट उपरांत वेबिनार में, उसके विभिन्न पहलुओं की बारीकियों पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही सुर्खियों में कार्यक्रम समाप्त हुआ। सुर्खियों में